स्टूडेंट्स, अगर आप भी बार बार कंफ्यूज हो रहे हो E1, E2 और इवन CB रिएक्शन में, तो ये वीडियो आपके लिए गारंटेड। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आप इन तीनों में डिफरेंशिएट इजीली कर पाओगे और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो बेसिक डिफरेंस आता है, E1 जो होता है उसमें सबसे पहले हमारा लिविंग ग्रुप निकलता है। बच्चों E2 में क्या होता है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है और प्रोटॉन है वो दोनों एक साथ निकलते हैं, और E1 CB में हम सबसे पहले प्रोटॉन को लीव कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन समझेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं E1 रिएक्शन को। E1 रिएक्शन जो होती है उसमें आपको नॉर्मली वीक बेस दिया जाता है। ठीक है, अब हम आगे भी देखेंगे कि वीक बेस कौन से होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होता है, सब चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अब देखिए, अब हमें गिवन है वीक बेस, और हम जानते हैं एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर या वी कैन से हीट रिक्वायर्ड होती है। हमारे पास जैसे ये एक क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर हम इस लिविंग ग्रुप को निकालते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों? टर्शियरी कार्बोकैटायन। क्लियर? टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। तो ये क्या हो गई? हमारी E1 रिएक्शन हो गई, जिसमें लिविंग ग्रुप पहले चला जाए और एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करे। अब बात आती है, आपको हाइड्रोजन इस पोजीशन से निकालना है या इस पोजीशन से निकालना है? तो बच्चों, हमेशा आपको ध्यान रखना है जिस साइड मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन हो उस साइड आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, उस साइड से। तो हम किसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं इसे? सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग। सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती हैं सच एज इन दिस, वो ज़्यादा स्टेबल होती है। अब आप देखिए, इस साइड एक कार्बन है, इस साइड एक कार्बन है, बीच में एल्कीन है। अगर हम सेकंड प्रोडक्ट की बात करें, ये साइड में एकदम टर्मिनल एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमें क्या पता है कि सेट-ज़ेफ रूल बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा क्राउडेड या वी कैन से सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो स्टेबल होगी। तो हम क्या करेंगे? हम इस हाइड्रोजन का, यहाँ से इस वाले हाइड्रोजन का एलिमिनेशन कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन करे। हमेशा जब भी आपको वीक बेस दिखे, वीक बेस दिखे और आपको लग रहा हो कि लिविंग ग्रुप के निकालने के बाद हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन है। बच्चों देखिए, 3 डिग्री स्टेबल होता है, 2 डिग्री स्टेबल होता है, लेकिन 1 डिग्री स्टेबल नहीं होता। हम बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, एरोमेटिक कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। तो इसके बारे में आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे E2 एलिमिनेशन की। E2 एलिमिनेशन में बच्चों क्या होता है? साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक साथ निकलते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एक तो स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो रिएक्शन में। दूसरा, जो आपका हाइड्रोजन है वो लिविंग ग्रुप के क्या हो? एंटी हो। एंटी मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो इस प्रोटॉन को अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड आपका इस साइड शिफ्ट होगा और क्लोरीन निकल जाएगा। हमने यही बॉन्ड क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ये क्या है? एक दूसरे के एंटी है। हम इस हाइड्रोजन को नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है? क्लोरीन के सिस पोजीशन पे है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है और एंटी एलिमिनेशन होगा, तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बच्चों? आपकी E2 रिएक्शन हो। नेक्स्ट हम आते हैं E1 CB रिएक्शन पे। हमें E1 CB कब बोलना है बच्चों? सबसे पहले जो हमारा बेस है, ठीक है, जो हमारा बेस है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से इसमें क्या होता है बच्चों? कार्बन अनायन का फॉर्मेशन होता है। जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है आपका? कार्बन आयन। कार्बन आयन अब आपको देखना है कि कौन सी साइड से फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज़्यादा फेवरेबल है, लेकिन बच्चों आपको देखना है कि हमारे इंटरमीडिएट कौन सा स्टेबल। हम जानते हैं कि जो हमारी 1 डिग्री कार्बन आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? हम एलिमिनेट करेंगे 1 डिग्री, जहाँ पर हमारा 1 डिग्री कार्बन आयन बन रहा हो। इस साइड हमारे क्या बन रहा है? 1 डिग्री कार्बन आयन। इस साइड क्या बन रहा है बच्चों? हमारा 2 डिग्री कार्बन आयन। तो हम क्या करेंगे? 1 डिग्री को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको पुअर लिविंग ग्रुप मिले तो हमेशा याद रखना वहाँ पर E1 CB है।
तो अब देखिए हमारा फ्लोरीन क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप। हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये क्या है, E1CB के थ्रू हमारी रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा, कार्बन आयन फॉर्मेशन होगा। कौन सा कार्बन आयन होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री कार्बन आयन को फॉर्मेशन करेंगे, ये इंटरनल अटैक करेगा और फ्लोरीन आपका यहाँ से बाहर चला जाएगा इन द सेकेंड स्टेप। अब देखिए यहाँ पर अगर हम सिर्फ एल्कीन की बात करें, ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये मेजर होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप किस प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड कर रहे हो रिएक्शन को। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। जो हमारी E1 थी उसमें क्या हो रहा है, कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कार्बो कैटायन के फॉर्मेशन की वजह से हमने सिडजेफ रूल को अप्लाई किया। हमेशा आपको इंटरमीडिएट भी देखना है कि आप स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहे हो। स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा तभी आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। इसलिए जो आपका मेजर प्रोडक्ट है इस केस में E1CB में, वो आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। देखो स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, जो नॉर्मली आपको एग्जामिनर देता है, वो ये कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है, इन्हें आप याद रखना। ये कुछ कॉमन वीक बेसिस हैं जो आपके E1 रिएक्शन में यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके E2 रिएक्शन में यूज होते हैं बच्चों। और अगर आपको पुअर लिविंग ग्रुप दिख जाए, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पुअर लिविंग ग्रुप है, अगर इन सारे ग्रुप में से आपको कोई ग्रुप दिख जाए तो वो पुअर लिविंग ग्रुप होगा और वहां पर E1CB रिएक्शन होगी। अब देखिए बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन से है ये। अगर बेस्ट लिविंग ग्रुप है तो बच्चों वहां पर हमारा मोर चांसेस है E1 के एंड E2 के। E1 कब बोलेंगे, जब हमारा वीक बेस यूज हो रहा हो, और E2 कब होगा बच्चों, जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो और एंटी पेरिप्लेनर ज्योमेट्री हो। अब हम कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए E1 में बेस कौन सा होना चाहिए बच्चों, वीक होना चाहिए। E2 में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और E1CB में भी क्या होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। लिविंग ग्रुप कैसा होता है, E1 में गुड होता है, E2 में क्या होता है, गुड होता है। लेकिन अगर आपको पुअर लिविंग ग्रुप दिख रहा है तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो कि आपकी रिएक्शन कौन सी है, E1CB है। कार्ब कैटायन किस में फॉर्मेशन होता है, E1 में। E2 में नहीं होता, E1CB में नहीं होता। कार्बन आयन आपका किस में फॉर्मेशन होता है, E1CB में। अगर हम बात करें रेट की रेट किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, जो आपका RDS होता है वो होता है आपका जब आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, मीन सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा। E2 में दोनों पर डिपेंड करेगा, मीन सबस्ट्रेट पर भी और बेस पर भी। और जो आपका E1CB है उसमें कार्बन अनायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा, मीन्स आपका कितना स्टेबल कार्बो अनायन फॉर्मेशन हो रहा है उतना ही ज़्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। मतलब देखिए ऐसे, अगर मेरे पास 3 डिग्री भी कार्बोकैटायन है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ठीक है, हमें 2 रिएक्शन दे दी A B। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसका रेट ज़्यादा होगा, मीन्स जो सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा तो 3 डिग्री क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा तो हमारी जो A का रेट होगा वो फास्टर होगा देन B के। ऐसे ही आप कार्बन आयन का देखोगे, E2 में आपको सबस्ट्रेट बेस दोनों का रेट देखना है। ठीक है, अब हम इसके कॉमन फीचर्स बात कर लेते हैं सब में, जो आपको डिपेंड करना है। जो हमारा मैकेनिज्म होता है, E1 क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप में कैसे होता है बच्चों, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका वीक बेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो आपका E2 होता है उसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली आपका हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है और लिविंग ग्रुप भी रिमूव हो रहा है। और E1CB क्या है, अगेन 2 स्टेप है। पहले स्टेप में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, दूसरे स्टेप में आपका लिविंग ग्रुप लीव करेगा। इसे आप अपने आप रीड आउट कर लेना। रीअरेंजमेंट बच्चों सिर्फ आपका कार्बोकैटायन में पॉसिबल होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन आप फॉर्म कर सकते हो रिएक्शन के थ्रू, आपको उतना ज़्यादा रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब ही है कि आपको एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, आप उससे समझ सकते हो कि आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पर रीअरेंजमेंट करना होता है। और E2 में एंटी पेरिप्लेनर जरूर ही है, जबकि ये कंडीशन आपकी ना E1 में फॉलो होगी ना E2 में। ज़ेड-ज़ेप रूल को भी हम बोलते हैं ज़ेड-ज़ेप रूल। ठीक है बच्चों, मोस्टली सब में फॉलो होता है, लेकिन E2 में क्या होता है बच्चों, E2 और E1CB में हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखना होता है E1CB में कि हमारा इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है, कौन सी साइड से स्टेबल है। जिसका जितना ज़्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वही आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। सोलवेंट की बात करें तो हमेशा जो आपकी E1 रिएक्शन होती है उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ करता है। मीन्स एक तो आपका जो सॉल्वेंट है वो पोलर इन नेचर हो, और प्रोटिक का मीन्स वो H पॉजिटिव, या वी कैन से
प्रोटॉन का डोनेशन करे। जैसे हम बात कर सकते हैं H2O की, ठीक है बच्चों। और जो आपकी E2 रिएक्शन है उसमें मोस्टली आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, जैसे NaOH। NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका प्रोटॉन तो देता नहीं है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आपको देखना है लिविंग ग्रुप, ठीक है बच्चों। लिविंग ग्रुप मार्क करके रखिए कि इसमें गुड लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप के बाद आपको चेक करना है बेस कौन सा है, ठीक है। बेस से पता चल जाएगा अगर आपका गुड लिविंग ग्रुप है। और बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग गिवन है तो E2 है, वीक गिवन है तो E1 है। अगर आपका लिविंग ग्रुप पुअर है तो आप डायरेक्ट क्या मेंशन कर सकते हो कि ये क्या है बच्चों, E1CB है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर एग्जामिनर आपको फंसा सकता है, तो आप इन्हें रीड आउट कर लेना। Thank you for more videos. Like, share and subscribe my channel.